Hello, congratulations to all my brothers and sisters. We Indians, it's a time to celebrate. We have made an extraordinary achievement, and I'm very proud that we have landed on the moon. So, भाइयों और मेरे देशवासियों, आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो काम इसरो ने कर दिखाया है, आज इंडिया चांद पे है। इसके पहले 3 देश थे, रूस, चाइना और अमेरिका। भारत चौथा देश है जिसका आज लैंडर 3 मून पे लैंड कर चुका है। और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है और आप सभी को इसके लिए ढेर सारी बधाई हो। और सिटीजन जस्टिस फोरम का जो मिशन है टू एम्पावर सिटीजन, वो कामयाब होने के लिए आप सभी की मदद चाहिए मुझे। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं या नया वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कानून की बारीकी जो है, जो आपको एम्पावर करती है। और ये कहाँ से हमें मिलती है शक्ति? जो भारत के संविधान ने दी है। एक आम नागरिक को, जैसे एक आरटीआई एक्ट है, बहुत पावरफुल एक्ट है और काफी सारी हलचल मचाई है आरटीआई एक्ट ने। अभी आज की जो टॉपिक है वो चेक बाउंसिंग केस के ऊपर है। नॉर्मली क्या होता था कि अगर किसी को मैंने उधार दिया है और मैंने उससे चेक लिया हूं, और जब मैं वो चेक पेश करता हूं बैंक में, वो बाउंस हो जाता है। तो सामने वाले वकील की दलील ये रहती थी कि ये जो राशि है, इसको वो प्रूव करे। उसके इनकम टैक्स में उसने वो दिखाया है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाया है कि ये पैसे मैंने फलाने आदमी को दिया है। ये एक दो बेंच की जजमेंट ने ये दिया था, एक बेंच की जजमेंट ने। लेकिन आज की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो जजमेंट दिया है, उससे ये पता चलता है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या इनकम टैक्स में वो रकम नहीं दिखाई है, तो भी आप वो रकम क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो आदमी चेक इशू करता है तो उसका मतलब ये है कि आपसे उसने पैसा लिया है और आपको उसको पैसा रिटर्न देना है। और वो चेक बाउंस होता है तो ये नहीं बोल सकता है कि ये उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया है, इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये कर्ज नहीं है और मैं इसको देने से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। तो ये जो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, check holders failure to record loan in books not a ground to dismiss complaint under section 138 NIA। रेफरेंस यानी एक जो रेफरेंस आया था, जब ये बहसबाजी चलती है हाई कोर्ट के अंदर, तो दोनों पक्ष के वकील जो है वो जजमेंट साइड करते हैं, हाई कोर्ट के साइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साइड करते हैं कि फलाना केस के अंदर ये सिमिलर आइडेंटिकल केस है, उसमें ये हुआ था तो कोर्ट ने ये जजमेंट पास की थी। तो वो दलील के सामने वो आंसरिंग अ रेफरेंस बाय सिंगल जज, यानी वो जो जजमेंट जो थी वो सिंगल जज की थी। द बॉम्बे हाई कोर्ट recently held that the failure of the check holder to record a loan given to the check drawer in books income tax returns will not by itself render the loan unforceable under section 138 of the negotiable instrument act, जिसको हम एनआईए बोलते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो भी डिवीजन बेंच की, यानी सिंगल बेंच का जो जज का था जो जजमेंट, उसको रेफर करते हुए डबल बेंच ने उसको ओवररूल किया। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस एएस चंदूरकर and Justice Vrushali V. Joshi observed that the existence of a legally enforced debt liability in favor of the check holder is presumed under Section 139 of the Act, and the accused has the onus to rebut such presumption. The complaint, which is otherwise maintainable under Section 138 of the Act of 1881, is not liable to be dismissed at the threshold only on the ground that the complainant had failed to disclose the amount mentioned in the check in his income tax returns.
This presumption under Section 139 of the Act of 1881 being in the nature of an initial statutory presumption in favor of the complainant, it will not be rebutted by the accused as any other legal presumption, the court said. यानी पहले जो एक धारणा थी सिंगल बेंच के जज ने किया था कि अगर इसने लोन दिया है तो उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो ये लोन नहीं है. बट अब डबल बेंच की जजमेंट आ गई है और उन्होंने कहा कि अगर जब एक बार चेक इशू होता है तो ऐसा ही आदमी चेक इशू नहीं करेगा थर्ड पार्टी को. देयर इज सम ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन हुआ है, और अगर उसने किसी कारणवश अगर वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कर्ज है उसको ना दिया जाए. तो ये बहुत अच्छी जजमेंट है, डबल बेंच की जजमेंट है, डिवीजन बेंच की. The court further held that the violation of Section 269 SS of the Income Tax Act 1961, जिसको IT Act बोलते हैं, which prohibits the receipt of more than rupees 20,000 in cash, also would not render the transaction unenforceable under Section 138 of the NI Act. यानी इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है 269 कि मैं 20,000 से ज्यादा की रकम जो है मुझे कैश में नहीं देनी चाहिए, मुझे चेक में देनी चाहिए. बट इसके बावजूद अगर मैंने वो रकम मैंने जो दिया हूं मेरे दोस्त को, अगर मैंने 1 लाख रुपया दिया हूं और मैंने वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया हूं, फिर भी अगर वो 1 लाख रुपए का चेक अगर बाउंस होता है तो सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसने जो कर्जदार है, वो ये स्टैंड नहीं ले सकता है कि ये रकम उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई है तो मेरा ये कर्ज नहीं बनता है. तो ये जो बहुत अच्छी बात है, और आज का दिन भी अच्छा है कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए है हमारा भारत देश. Acceptance of an amount exceeding rupees 20,000 in cash attracts penalty under Section 271 of the Act of 1961, but such acceptance does not nullify the transaction. In fact, the penalty can be waived on showing reasonable cause. Hence, violation of Section 269 SS by the drawer of the check would not be rendered the amount in question not recoverable, the court held. यानी कोर्ट ने ये बताया कि ये सब चीज ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो अमाउंट नॉट रिकवरेबल है. सो अगर आपने चेक दिया है, सामने वाले व्यक्ति ने वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया है, इनकम टैक्स में दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपने चेक दिया है तो आपको उसको ऑनर करना है. फैक्ट्स. One Prakash Desai, complainant, had extended a loan of rupees 1.5 lakhs without any interest to Dattarya Desai, accused, who issued a check of that amount to the complainant for repayment. However, the check was dishonored due to insufficient funds, prompting the complainant to issue a statutory notice under Section 138 of NIA Act. The trial court dismissed the complaint on the ground that the amount stated to be loan to the accused had not been shown in the income tax returns of the complainant. Thus, the complainant filed the present appeal. The single judge presiding over the appeal, several contrasting decisions of the various single judge benches of the Bombay High Court on the enforceability of the debt through Section 138 NI Act if it is not recorded in the books. Thus, he referred for consideration of a larger bench the question of whether the unaccounted debts violating Section 269 SS of the IT Act could be recovered under Section 138 to 147 of the NI Act. Arguments. यानी दोनों पार्टी ने जो आर्ग्यूमेंट्स रखे थे. एडवोकेट पुष्कर देशपांडे फॉर द कंप्लेनेंट आर्ग्यूड द सेक्शन 139 of the NI Act inherently presumes the existence of a legally enforceable debt. यानी अगर मैंने एक आदमी को कर्ज दिया है 1.5 लाख रुपया और वो अगर मुझे चेक देता है तो उसका मतलब इट इज प्रीअज्यूमली कि मैं वो आदमी मेरा कर्जदार है तभी उसने मुझे चेक दिया है.
इट इज इमटेरियल वेदर आई हैव शोन दैट अकाउंट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अगर मैंने वो इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं कि मैंने इसको लोन दिया है कि नहीं। बट अगर सामने वाले व्यक्ति ने अगर मुझे चेक दिया है तो उसका मतलब कि वो कर्जदार है, एंड इट इज प्रिज्यूम्ड। He stressed that the accused must rebut his presumption with a strong defense, emphasizing that the absence of the advanced amount from the complainant tax return does not invalidate the enforceability of the liability। यानी उसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया तो उसका मतलब कि वो उसने वो लोन मेरा कर्जा देने से उसको माफी मिल जाएगी। द कोर्ट्स एनालिसिस, द कोर्ट modified the question framed by the single judge, observing that there is a difference between the failure of check holder to document transaction in the income tax and violation of the section 269 SS of the IT Act. Both can arise either together or independently, the court said. Thus, the final question of law to be decided was whether in instances where a transaction is not only recorded in the books of account or the income tax returns of the holder of the check in due course, and or b the said transaction contravenes the stipulation set forth in the section 269 SS of the income tax act 1961, it can still be deemed to be legally enforceable debt। यानी अगर इनकम टैक्स रिटर्न में वो लोन के बारे में अगर कोई भी जिक्र नहीं है, वो फिगर रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है, but still it is an enforceable debt। Furthermore, can such transaction be allowed to be pursued through the initiation of legal proceedings under Section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881? The court referred to the various apex court judgments, यानी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स को रिफर किया, held that the presumption outlined in Section 139 of the NI Act inherently includes the presumption of a legally enforceable debt or liability. The court then relied on the Assistant Director of the Inspection of Investigation VAB versus AB Shanti and said that the objective of the Section 269 SS of the Income Tax Act 1961 is to curb the practice of falsely explaining unaccounted money. The court underscored that the violation of Section 269 SS does not render the transaction itself unforceable। यानी उसका ये मतलब नहीं है कि जो पैसा लिया है और मैंने अगर नहीं दिखाया हूं तो उसका मतलब कि मुझे वो कर्ज मेरा वापस नहीं देगा, वो कहीं पे भी नहीं बनता है तर्क उनका। The court emphasized that the presumption under Section 139 of the NI Act, being an initial statutory presumption, can be rebutted by the accused in the same manner or any legal presumption. The court said that the accused can raise permissible defenses, including that the complainant failed to disclose the transaction in income tax returns. The court clarified that the presumption mandates that once the execution of the check is admitted, the complainant enjoys the presumption in their favor, and the accused must rebut his presumption based on the preponderance of the probabilities. The court answered the question. The law thus: a transaction not reflected in the books of accounts and or income tax returns of the holder of the check in due course can be permitted to be enforced by instituting proceedings under Section 138 of the NI Act 1881 in view of the presumption under Section 139 of the Act 1881 that such check was issued by the drawer for discharge of any debt and other liability, execution of the check being admitted, violation of Section 269 SS and or Section 271 AAD of the Act of 1961 would not render the transaction unenforceable under Section 138 of the Act 1881. The court overruled the stance of a single judge bench in Sanjay Mishra versus Kanishka Kapoor and others that the amount not disclosed in the income tax returns by the complainant could not be stated to be the amount due towards a legally enforceable liability. So, आपको ये ऑर्डर की जो
लिंक है, मैं नीचे लिंक बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो, और आपके केस में आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और दूसरी एक बात है कि अगर ये वीडियो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको वाकई ही में कुछ ज्ञान दिया है या आपको कुछ उसका बेनिफिट हुआ है तो आप इसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि सिटीजन जस्टिस फोरम का जो मोटो है, टू एम्पावर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मिशन है कि हम हर एक आम नागरिक को हम एम्पावर करें। तो आप सभी का शुक्रिया। और आज बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारा चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंच गया है। तो ये बहुत खुशी का मौका है और आज मैं बहुत खुश हूँ, और आप सब भारतवासियों भी आज खुश हो, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और फिर